नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें अब महज 8 से 9 महीने का वक्त है जो बचा हुआ है, और इसको देखते हुए जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी अपनी रणनीतियां बनाने लग गई हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो एक के बाद एक जो तीर है अपने कमान से निकालती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल जिन्होंने इस बार महागठबंधन बनाने का जो है वो फैसला किया है। तो इन दोनों के ही बीच आगे आने वाली जो समय है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसी वीडियो में आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे भाजपा की रणनीतियों के बारे में, आपको बताएंगे महागठबंधन की रणनीतियों के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन को लेके इस समय रणनीतियां शुरू हो चुकी हैं। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपनी रणनीतियों को लेकर सचेत हो गई। आपको बता दें सबसे पहली रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है वो है अपने कैबिनेट मंत्रियों को ज़मीन पर उतारने की। जी हाँ, वो इस बार अपने कैबिनेट मंत्रियों को ज़मीन पर उतारने की उन्होंने बात कही है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जैसे कि निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयराम शंकर, इन सब को वो उतारेगी फील्ड पर और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। आपको बता दें कि इसी के तहत उन्हें लिस्ट भी सौंपी गई है जिसमें उन्हें जो है कि अपने सीट्स का चुनाव करना है, लोकसभा सीट का वो चुनाव खुद कर सकते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए उतर जाना है। ये देखते हुए इसलिए लाया गया कि जिस तरीके से हर बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसके चेहरे पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर बार जो है वो चुनाव लड़ती है और जीतती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार पार्टी ने नया रुख जो है वो अपनाया है। वहीं दूसरे तीर की बात करें तो इस बार जो उनका दूसरा तीर देखने को मिल रहा है वो है राम मंदिर का। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आई है और धर्म का नैरेटिव बनाकर ही वो अपने वोट बैंक को साधती आई है। और इसी को देखते हुए इस बार भी जो राम मंदिर के उद्घाटन की डेट रखी गई है वो 2024 के शुरुआती दौर में ही रखी गई है और इसको पूरा का पूरा 2024 के इलेक्शन से जो है वो जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। और इसी के चलते ये एक दूसरा तीर उन्होंने अपनी कमान से निकाला है। अब बात करें उनके तीसरे तीर की, तो तीसरा तीर जो उनका है वो है यूसीसी का। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो लाने जा रही है। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में उतरी थी मैदान में चुनाव के लिए तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 3 बड़ी बातें कही थी। पहला था राम मंदिर जो पूरा हो चुका, दूसरा था 370 जो भी पूरा हो चुका, और तीसरा है यूसीसी जिसको पूरा करने की बात अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस बार इस तीर को ब्रह्मास्त्र के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूसीसी की बहस जो है वो छेड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी को देखते हुए अब आगे के चुनाव की राह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये यूसीसी है क्या? आपको बता दें है समान नागरिक संहिता का अधिकार सबको देता है, यानी कि इसमें एक कानून होगा जो सभी धर्म सभी वर्गों के लिए एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी क्या होता है, अभी धर्म के आधार पर भी कानून बनाए गए हैं और उनके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो तब सभी धर्म सभी वर्गों के लिए एक ही कानून होगा और इसको देखते हुए एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। तो ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां जिसको देखते हुए वो इस बार के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और इन 9 सालों को भी वो अपने इस रणनीति में जोड़कर चल रही है और 9 सालों का अपना बखान जो है वो जगह जगह जाकर देश के हर कोने में जाकर कर रही है। अब बात करें हम विपक्षी दलों की, तो जी विपक्षी दलों ने इस बार एक बहुत बड़ा फैसला लेने की ओर कदम बढ़ाया है जो है महागठबंधन का। जी हाँ, आपको बता दें महागठबंधन की राजनीति को इस बार सबसे बड़ी राजनीति जो है भारत देश में वो देखा जा रहा है और कई बड़े बड़े नेताओं का ये कहना है कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार जो है वो बन जाती है तो इस बार चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन आपको यही बता दें कि महागठबंधन पर अब अटकलें लगनी भी शुरू हो गई हैं। महागठबंधन को लेकर बहुत से वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी अटकलें हैं, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस तरीके से हमें बिहार की राजनीति में जिस तरीके से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, संतोष मांझी जो अध्यक्ष हैं एमएएच के, उन्होंने जब नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा दिया और महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया तो ये अटकलें और भी ज़्यादा तेज जो है वो शुरू हो गई। क्या वीडियो सामने आ रही हैं? पहले आपको महागठबंधन से रिलेटेड वो वीडियो सुनवाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराजगी थी
पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेजी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेजी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ न सीखे तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेजी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। ये यही काम है। तो तेजी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हो आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेजी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा। का क्या मायना है, क्या मतलब हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं जी। उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम। वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतु है। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से, और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है, अरुण यादव ने, कि कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, उनके पिता आ जाए, नड्डा आ जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। चलिए न समय बताएगा। सर एक सवाल है, 23 तारीख को आगामी विपक्ष की बैठक है, कैसे देखते हैं उसको? बोलेंगे ना, देखते हैं कि सब हर किसी को अधिकार है जी मीटिंग करने का। खुश तो देखा आपने किस तरह से ये वीडियो सामने आ रही है, और इसमें महागठबंधन के ऊपर एक के बाद एक तंज कसे जा रहे हैं। आपको बता दें, महागठबंधन और मिलने के तौर पर एक चुनौती उनके सामने क्या है, वो ये है कि सभी विपक्षी पार्टियों के आपस में ही बीच में जो है वो अभी रस्साकस्सी चल रही है। तो क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ पाएंगे? जैसे कि बात करें कांग्रेस और केजरीवाल की, जैसे कि बात करें ममता बनर्जी की और कांग्रेस पार्टी की, जो बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष को लेकर उठता रहा है कि क्या वो सच में महागठबंधन बना पाएगा। आपको बता दें कि 23 जून को जो है वो महागठबंधन की पहली बैठक होगी, यानी कि पहली बैठक सभी विपक्षी दलों के साथ होगी, जिसमें महागठबंधन को लेकर आगे के जो है वो फैसले लिए जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी। इस पूरे महागठबंधन को बनाने का जो काम कर रहे हैं, इसके जो प्रमुख है वो है नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम हैं और जेडीयू के अध्यक्ष माने जाते हैं। आपको बता दें कि
वहीं पे इस महागठबंधन को लेकर एक तरफ प्रशांत किशोर का बयान आया है और उन्होंने नीतीश कुमार पर जो है हमला बोला है। आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, यानी कि संतोष मांझी जो कैबिनेट छोड़कर गए, जो घटनाक्रम हुआ वो राज्य की घटना है, यानी कि वो राज्य की घटना है, उसको देश से जोड़कर आप मत देखिए। इससे देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरी समझ में संभव नहीं है। ना तो विपक्ष की गोलबंदी में और ना ही पक्ष की गोलबंदी में मेरी भूमिका है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के साइड नहीं हूं, ना पक्ष की ना विपक्ष की, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने आगे कहा कि अपनी थोड़ी बहुत जो मेरी राजनीतिक समझ है, अभी बिहार में नीतीश कुमार विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो बिहार की जनता पर छोड़ देना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है वो देशव्यापी कोई परिणाम लाएगा। मैंने अपने वक्तव्य में जो महागठबंधन की सरकार बनी हुई देखी, ये उस पर बात कर रहा हूं। पीके ने कहा कि प्रयास करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो आप जिस को लेकर जो बिहार में हुआ, जो संतोष मांझी ने जिस तरीके से जो है वो बिहार की राजनीति में उन्होंने खलबली मचाई, उसको आप देश से जोड़कर देख रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के छोड़ के जाने से, महागठबंधन एनडीए में जाने से ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो आप उसको बिहार के स्तर पर पहले सोचिए, देश के स्तर पर जो है वो बाद में जाइए। आपको वहीं बता दें कि जिस तरीके से संतोष मांझी की आज जो है दिल्ली में उपराज्यपाल के साथ जो मुलाकात होनी थी वो हुई है। अभी उस पर क्या अपडेट आया है वो हम आपको बताएंगे जब वो हम तक आ जाएगा, अभी वो नहीं आया है। लेकिन कहा ऐसा ही जा रहा है, जिस तरीके के संतोष मांझी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था मीडिया से बात करते हुए, कि हो सकता है कि हम गठबंधन पर बात करें। और गठबंधन पर बात करने का मतलब है कि वो गठबंधन होगा एनडीए के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको देखते हुए आगे 2024 के लोकसभा चुनावों की सीटों पर भी जो है वो फैसला लेंगे और कुछ सीटों पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज वो कर सकते हैं। लेकिन 2024 की राह अब क्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए और विपक्षी दलों के लिए। आपको बता दें चुनौतियां बहुत हैं और इस बार के सर्वे जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गिरावट जरूर आएगी वोटों में, लेकिन सरकार वही बनाएगी। और ऐसा ही हमें इस बार का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या रणनीतियां होती हैं और महागठबंधन की क्या रणनीति सामने आती है 23 जून की बैठक के बाद, ये जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपके लिए तुरंत उसी वक्त लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो है वो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर पल पल की अपडेट लाते जा रहे हैं। कहीं मत जाए, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।